सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु भाषा, लिपि और व्याकरण, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में कक्षा 8, 9, 10 तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके बिना हम व्याकरण की कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, जबकि हम व्याकरण को प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण का क्या महत्व है। तो चलिए आज हम इसमें वीडियो में पढ़ते हैं। भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कैसे है? वो समाज में रहता है। समाज में रहकर वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बात समझना चाहता है। विचारों का यह आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के द्वारा यह आदान प्रदान होता है। हम अपने विचारों को, भावनाओं को, अपनी बातों को किसके माध्यम से दूसरों के सामने पेश करते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से। तो भाषा शब्द यहाँ भास धातु से बना है। किससे बना है? भाषा शब्द किससे बना है? भास धातु से, जिसका अर्थ है बोलना। भास का मतलब क्या है? अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार या भाव दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों या भावों को ग्रहण करता है। जैसे अध्यापक कक्षा में तुम्हें पढ़ाता है, वो भाषा के माध्यम से पढ़ाता है। भाषा के बिना हम पढ़ाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। और छात्र भी प्रश्न पूछते हैं, अन्य गतिविधियां करते हैं, तो भाषा के माध्यम से ही करते हैं। भाषा के बिना हम पढ़ाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है? मनुष्य अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचारों और भावों को क्या करता है? ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित। भाषा का मूल रूप मौखिक है। यह रूप मानव को सहज रूप में प्राप्त होता है। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। भाषा के मौखिक रूप में बोलना और सुनना दोनों शामिल है। टेलीफोन पर भी भाषा के रूप का प्रयोग होता है। भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब है हम मुंह से बोलते हैं, मुंह है। भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक है। मूल रूप यानी जहाँ से भाषा आती है, अपने मुंह से निकलती है भाषा। यह रूप मानव को सहज रूप में प्राप्त होता है, यानी इसके लिए कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। भाषा के मौखिक रूप में बोलना और सुनना दोनों शामिल है। टेलीफोन पर भी भाषा के रूप में भाषा का प्रयोग होता है। अब है लिखित रूप। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता होती है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लिखित रूप की आवश्यकता होती है। जब किसी दूर बैठे व्यक्ति को लिखकर अपनी बात, विचार पहुंचाते हैं तब लिखित भाषा रूप का प्रयोग होता है। यह रूप स्थायी होता है, भाषा को सुरक्षित रखता है। हम अपनी बातों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं, तो लिखित भाषा का प्रयोग होता है। जब विद्यार्थी निबंध लिखता है तो अपने विचारों को लिखता है, भाषा हो गई वो। लिखित रूप के लिए ध्वनियों का सीधा प्रयोग न करके उनके लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे का लिखेंगे तो का, आ, ये ध्वनि चिन्ह हो गए इनके। अब ये तो हुई भाषा की बात। भाषा क्या है? भाषा मनुष्य के विचारों को, भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने का माध्यम है, जिससे हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों को हम जानने में हमें सहायता मिलती है। अब आते हैं लिपि। तो लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप का आधार उसकी लिपि है। अब ये देखिए लिखा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं? लिपि है। क्या है? लिपि है। हम इसी चीज को बोलते तो बोलना क्या हो जाता? मौखिक। और इसको लिख दिया तो क्या हो गया? लिखित हो गया। और लिखित रूप का ही आधार क्या है? लिपि है। लिखने को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये लिखित रूप में है तो ये क्या है? लिपि है। तो लिपि आपके समझ में आ गई। लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप का आधार ही क्या है? उसकी लिपि है। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना या लिखना। लिपि शब्द का क्या अर्थ है? लिखना। तो कोई आपसे पूछ ले कि लिपि किसे कहते हैं तो कह देना लीपना या लिखना। भाषा के लिखित रूप का आधार ही उसकी लिपि है। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए कैसी लिपियां प्रचलित हैं? अनेक लिपियां। कितनी लिपियां प्रचलित हैं? अनेक। संस्कृत, हिंदी, मराठी। संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी वह प्राचीन लिपि है जिससे हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। हिंदी, बांग्ला, गुजराती भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। और हमारी लिपि देवनागरी लिपि का किससे जन्म हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर, देखिए ये है बाईं ओर और हम इधर लिखते हैं देवनागरी लिपि को ऐसे बाईं से दाईं ओर। ये एक वैज्ञानिक लिपि है। कौन सी? देवनागरी लिपि। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं से दाईं ओर की ओर ही लिखी जाती हैं। भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां किधर लिखी जाती हैं? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। केवल फारसी भाषा यानी उर्दू भाषा लिखी जाती है किधर? इधर से ऐसे ऐसे लिखी जाती है वो ऐसे। और हमारी ये देवनागरी कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है। देख लो ये सेंटेंस, ये सेंटेंस ऐसे ऐसे लिखी जाती है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है। और ब्राह्मी लिपि से किन किन भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ? हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं का विकास हुआ। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर। और दाएं से बाईं ओर कौन सी लिखी जाती है? फारसी लिपि। उर्दू भाषा लिखी जाती है इसमें दाएं से बाईं ओर, इधर से ऐसे। नीचे बनी तालिका में प्रमुख भाषाओं की लिपियों के नाम दिए जा रहे हैं। अब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। ये परीक्षा में भी आ सकता है आपके। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन इन भाषाओं की लिपि कौन सी है? रोमन। उर्दू, अरबी, फारसी की कौन सी लिपि है? फारसी। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। तो ये याद रखने की बातें हैं, आगे भी कंपटीशन की दृष्टि से भी और आपके ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बातें हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि से किस भाषा का विकास हुआ है? पंजाबी का। रोमन लिपि से किसका विकास हुआ? अंग्रेज, फ्रेंच, पोलिश का। फारसी लिपि से किसका विकास हुआ है? किस भाषा का? उर्दू, अरबी, फारसी। देवनागरी लिपि से किस भाषा का विकास हुआ? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इन भाषाओं का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है। अब हमने इसमें देखा था, भाषा हमने पढ़ लिया। भाषा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से। और दूसरा, हम दूसरे के विचारों को जानते हैं तो वो भाषा है। और भाषा का लिखित माध्यम में क्या है? लिपि है। लिपि का मतलब है लिखना या लिपना। और अब व्याकरण है। व्याकरण को हम पढ़ते हैं। चलिए व्याकरण क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, नेपाली हो, उर्दू, अरबी, फारसी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, उसकी अपनी एक क्या व्यवस्था होती है? अपनी व्यवस्था होती है। एक ही भाव को प्रकट करने के लिए अलग अलग भाषाओं में सामान्यतः अलग अलग ध्वनि शब्दों को और वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, मैं भारत से बहुत प्रेम करता हूँ, तो ये बात इसमें अलग होगी और उर्दू फारसी में अलग लिखी जाएगी, अंग्रेजी में अलग लिखी जाएगी। तो क्या है? एक ही भाव को प्रकट करने के लिए अलग अलग भाषाओं में सामान्यतः अलग अलग ध्वनि शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है। इनसे संबंधित नियम भी हर भाषा में प्राय अलग अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। व्याकरण क्या करता है? इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। व्याकरण मुख्यतः भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है। क्या करता है?
भाषा के नियमों का संकलन करता है, इकट्ठा करता है और उनका विश्लेषण करता है कि ये नियम ठीक है या नहीं। शैक्षिक व्याकरण इन नियमों को स्थिर करता है। शैक्षिक व्याकरण क्या करता है? इन नियमों को स्थिर करता है। व्याकरण के विभिन्न नियमों के स्थिर होने से भाषा में एक प्रकार की मानकता आ जाती है। व्याकरण के विभिन्न नियम स्थिर हो जाते हैं तो उन भाषा में एक प्रकार की क्या आ जाती है? मानकता आ जाती है। ज्यों ज्यों भाषा विकसित होती जाती है वैसे वैसे उसके प्रयोग के रूप भी स्थिर होते जाते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के सही नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या कराता है? वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और लिखने, पढ़ने के सही नियमों का ज्ञान हमें कराता है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का सही ज्ञान कराता है। अब व्याकरण के 4 प्रमुख भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 प्रमुख भाग हैं। इसमें पहला है वर्ण विचार। पहला क्या है? वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन के बारे में चर्चा की जाती है। वर्ण विचार में क्या देखेंगे? वर्णों के उच्चारण। उच्चारण कहाँ से होते हैं? कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य। इस तरह से हम उनका अलग अलग वर्गीकरण करेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है, कौन सा शब्द घोष है या अघोष है, अल्पप्राण है या महाप्राण है। इनका हम इसके वर्ण विचार के अंतर्गत उनका वर्गीकरण करेंगे। लेखन, संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। अब वर्ण से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें शब्दों के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कैसे शब्द आए हैं, उनके भेद कितने हैं, रूप क्या हैं और रचना आदि पर चर्चा की जाती है। रचना की दृष्टि से शब्द कैसे हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, क्या रूप हैं, वो शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब है वाक्य। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्द से ही क्या बनते हैं? वाक्य। तो वाक्य में क्या देखेंगे? इसमें वाक्य संरचना, विश्लेषण, पदबंध, वाक्य भेद, भाई मिश्र वाक्य है, एक संयुक्त वाक्य है, एक सरल वाक्य है, कौन सा है, पदबंध कैसा है, वाक्य रूपांतरण को कैसे किया जाता है, विराम चिन्हों का अध्ययन इसमें किया जाता है वाक्य विचार में। और चौथा है पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो सारे शब्द पद हैं। इसके अंतर्गत पद और उसके भेदों तथा पद रचना का अध्ययन किया जाता है। पद क्या हो जाता है? जैसे राम पढ़ता है तो राम भी पद है और पढ़ता है भी पद है। क्यों? क्योंकि वो एक सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य बना रहे हैं। सार्थक वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे कल भारत की भाषाएं और उसकी उपभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।